एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हमारे साथ हमारे ऑथर मिस्टर रजनीश मित्तल जी जुड़ रहे हैं अपने लाइव इंटरेक्शन के लिए। उनकी न्यूली पब्लिश्ड बुक कछुओं का महायुद्ध। तो वैसे आज 10th ऑफ मार्च है, इलेक्शन की डेट्स, रिजल्ट डेट्स, तो लेट्स होप बेस्ट विल बी विन। तो चलिए हमारे ऑथर को इनवाइट करते हैं हमारे लाइव इंटरेक्शन सेशन में और उनसे काफ़ी सारी बातें करते हैं। वैसे उनकी किताब का नाम कछुओं का महायुद्ध कैसे पढ़ा, हम ये भी जानेंगे उनसे, और उनका मोटिवेशन कैसा था। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे लाइव इंटरेक्शन में जाने देंगे, तो लाइव इंटरेक्शन में बने रहिएगा। ओके, चलिए हमारे ऑथर को इनवाइट करते हैं। सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, कैसे हो मैम? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आवाज़ आ रही है मेरी साफ? ओह, प्रॉपर है, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? जी जी मैम, बिल्कुल। ओके। तो सर, सुबह सुबह आज लाइव इंटरेक्शन सेशन शेड्यूल हो गया। कैसा क्या फील कर रहे हैं सर अभी आप सुबह सुबह? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा सेशन है जिसमें मैं लाइव आ रहा हूँ, या मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी बुक के बारे में बता पाऊंगा। तो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है ये। बुक्स मेरी काफ़ी पहले भी आई हैं, लेकिन एक जो एक्चुअल नोवेल होता है, ये मेरा पहला नोवेल था। और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, जैसे जैसे आप पूछोगे, जैसे जैसे मैं बता पाऊंगा अपने मन की बात। ये कैसे अलग है, कछुओं का महायुद्ध, इसका नाम कैसे पड़ा है। तो बहुत सारी, जैसे आज बहुत सारे लोगों को अपने मन की बात जरूर मैं बता पाऊंगा। जरूर जरूर सर, हम लोग आगे से बहुत आगे तक कंटिन्यू करेंगे और सारी बातें आपसे पूछेंगे भी और आपसे जानना भी चाहेंगे। तो सर, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन टू आवर व्यूअर्स? जी। उसका हर लेखक है, बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम रजनीश मित्तल है और सोनीपत शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। और वैसे अगर करियर की बात की जाए तो मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारा बिजनेस है। लेकिन कहते हैं कई बार भगवान की मर्जी होती है, हम ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता है। तो इस तरह अचानक से ही, शायद कोई इंसिडेंटली या भगवान की मर्जी से, मैं एक लेखक बना हूँ। और मैंने वो चीज लिखी है जो शायद हिंदुस्तान में नहीं लिखी गई, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब भी हिंदुस्तान ने लिखा है, वो इस तरह लिखा गया है कि उस पे फिल्म बनाई जा सकती है और नहीं भी बनाई जा सकती है। लेकिन जो मैंने नोवेल लिखा था, वो प्योरली इसलिए ही लिखा था कि हिंदुस्तान के कल्चर को, उसके रंग रूप को, उसकी कहानियों को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। अगर मैं बात करना चाहूं दुनिया के बारे में, हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में, तो अगर आप देखोगे जो भी हॉलीवुड की फिल्म है वो इंस्पायर होती है इंडियन कल्चर से। आप थोर का देखोगे, हल्क को देखोगे, हनुमान जी से इंस्पायर है। उनके जो उनका हथौड़ा है वो हनुमान जी से के गदा से इंस्पायर है। सुपरमैन को देखोगे, वो हनुमान जी से इंस्पायर है। आप जो भी उनका कोई करेक्टर उठा के देख लो। तो जो मेरी फीलिंग थी कि मैं दुनिया के सामने अपने हिंदुस्तान के हर कल्चर को, उसकी कहानियों को लेकर आऊं। तो सबसे बड़ा जो मेरे मन में विचार था इस बुक को लाने का दुनिया के सामने, तो ये था मैं पूरी दुनिया को, पूरी हॉलीवुड को हिंदुस्तान लेके आऊं। हम सोचते हैं मैं हॉलीवुड चला जाऊंगा, मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, हालांकि मैं बॉम्बे गया भी हूं इस बुक के लिए। लेकिन मेरा मानना है मैं पूरे हॉलीवुड को ही हिंदुस्तान लेके आऊं। तो जब दर्शक मेरे इस उपन्यास को पढ़ेंगे, कछुओं को महायुद्ध को पढ़ेंगे, तो उनको लगेगा कि हॉलीवुड में इसमें कहानी बननी ही चाहिए। तो आगे बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, बना क्या है इसमें, इसकी कहानी किस तरह की है, और कछुओं का महायुद्ध है क्या। ओके। तो सर, आपने जैसा बताया कि आपने ये कहानी इसलिए लिखी कि आप हॉलीवुड को इंडिया लाना चाहते हैं। जी मतलब आप चाहते हैं कि हॉलीवुड हमारे भारत को देख के जो चीजें करता है वो हमारे भारत में ही हो। राइट। जी बिल्कुल। तो सर, ये सारी थॉट्स और ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस और ये सारे थॉट्स कैसे आए आपके माइंड में? मतलब क्या आपका पहला थॉट था कि हम इसके जी बारे, फिर आप उसके आगे उसके बारे में सोचते गए? जी, तो ये मैं बताऊं, ये बहुत बहुत लंबी एक जर्नी रही मेरी जिंदगी में।
बहुत छोटी एज से भगवान शिव से बहुत प्यार करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत मानता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है सिर्फ उन्होंने ही किया है। तो अगर कोई कोई पाठक है हमारे हिंदुस्तान का, अगर पढ़ना चाहे, तो ये लव स्टोरी भी है। कछुओं का महायुद्ध सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये लव स्टोरी है मेरी और एक किरण नाम की लड़की की, जिसे एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में मिला था। तो ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, ये मेरी अपनी स्टोरी है। इसमें मेरे मम्मी पापा का नाम है। ये भगवान विष्णु पे आधारित है। हिंदू धर्म में अगर देखा जाए, भगवान विष्णु के 7वें अवतार को कच्छप अवतार बोलते हैं, और ये पूरी उसी से इंस्पायर है। तो कछुए के महायुद्ध को सिर्फ एक फिक्शन के तौर पे ना देखा जाए, ये भगवान विष्णु से रिलेट करती है, भगवान शिव से रिलेट करती है, बच्चों में अच्छे संस्कार से रिलेट करती है, कि अगर कोई पाठक इसको पढ़ेगा तो उसको हर चीज पढ़ने को मिलेगी। तो 20 साल की एज में जब मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करी, तो वहां मुझे अपनी जिंदगी के बारे में इतनी सारी चीजें पता लगी, कि मैं कौन हूं, मेरे ऊपर क्या शक्तियां क्या काम करती हैं, आदमखोर बिल्लियां क्या हैं, सांप हमेशा क्यों रहते हैं मेरे आसपास, या बिल्लियां मुझे क्यों दिखाई देती हैं। वो सब चीजों से इंस्पायर होके कछुओं का महायुद्ध लिखा गया। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है, इसकी बहुत स्टोरी में बहुत छोटे से शब्दों में अगर मैं अपने पाठकों को, आपको, पूरी दुनिया को मैं बताना चाहूं, तो इसकी कहानी है कि हिमालय के बीच में बहुत पुराने टाइम से कछुए रहते हैं, जो वहां रहकर अमृत की रक्षा कर रहे हैं। और जब इंसान उसको चुराने आते हैं तो वो उनको बहुत मारते हैं। ये बेस है कहानी का। तो सोच के देखो, ये कितने बड़े लेवल की कहानी है। हॉलीवुड में जिस तरह फिल्में बनाई जाती हैं, या इस तरह की सोच, इतनी बड़ी कल्पना, हिंदुस्तान में जितने नोवेल लिखे जाते हैं, तो वो लिखे जाते कहीं ना कहीं इंस्पायर, हर चीज लिखी जाती है कहीं इंस्पिरेशन से। लेकिन जो सोच होती है, हैरी पॉटर जब लिखी गई है, 7 किताबें लिखी गई, लेकिन 8वां पार्ट लिखना ही किसी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो विचार एक लेखक के मन में जब आता है, वो पूरी दुनिया में दूसरे के मन में आ ही नहीं सकता। तो कछुओं का महायुद्ध जो मैंने लिखा है वो 5 पार्ट में है। एक पार्ट पब्लिश हो चुका है अंजुमन प्रकाशन आपके थ्रू, और 3 पार्ट में पूरे कर चुका हूं। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, और चौथे पार्ट पे मैं काम कर रहा हूं। तो ओह। इतनी सीरीज जो होती है वो लिखना बहुत बड़ी बात होती है, और दुनिया जब उसको पढ़ेगी तो समझ आएगा कि कल्पना करना एक बहुत अलग तरह से वो कितनी बड़ी चीज होती है। जी मैम। तो सर आपने जैसा बताया कि आपका पहला पार्ट तो हमारे यहाँ से प्रकाशित हो चुका है, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट कंप्लीट है, चौथे पार्ट पे आप काम कर रहे हैं। तो जी। सर पहला पार्ट पब्लिश होने के बाद अभी तक आपने दूसरा पार्ट कंप्लीट करने में आपको कितना वक्त लगा? क्या आपने पहला पार्ट दूसरा पार्ट एक साथ ही स्टार्ट कर दिया था, या आपने लिख लिया था और फिर उसके बाद सोचा कि हम इसे अलग अलग प्रकाशित करवाएंगे? क्या मतलब थॉट आया इसको सीरीज में स्टार्ट करने का? कैसे थॉट आया? इसकी जर्नी की भी अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट पार्ट की 11 सालों के बाद पब्लिश हुआ है। 11 दैट्स अ साल। लॉन्ग टाइम। जी, मैंने लिखा इसको 2014 वर्ल्ड बुक फेयर में, मैंने खुद का स्टोर लगाया, वहां पे इसकी कहानी लिखी जा चुकी थी, ये मैं नोवेल लिख रहा था। लेकिन उसके 6-7 साल तक भी ये लिखा रहा, इसमें एडिटिंग होती रही, लेकिन बहुत सारे रीजनों से पब्लिश नहीं हो पाया। ये शायद भगवान की मर्जी होती है कि घर बन बहुत जल्दी बन जाता है, एक महल बनने में बहुत वक्त लगता है। तो मेरे इस महल को खड़े होने में 11 साल लग गए, और अभी भी नहीं पता ये जर्नी मेरी कितनी लंबी होगी। बहुत सारे लेखक होते हैं आज जो सोशल मीडिया पे शायद एक्टिव है, या किस्मत जो बोलते हैं उनकी साथ दे देती है, बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में जो बहुत बड़ी चीजें होती है, फिर मुझे भी लगता है कछुओं का सामने जरूर आएगा। तो सेकंड पार्ट का तो अभी नहीं पता कब पब्लिश होगा, क्योंकि उस पे एडिटिंग में काम बाकी है थोड़ा। कभी कभी कहानियों में बदलाव करने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसको कनेक्ट करना पड़ता है तीसरे पार्ट से, तीसरे को जी चौथे जी पार्ट। जी। तो इसलिए उसमें अभी थोड़ा टाइम बाकी है। पार्ट्स में और चीजों को सीरीज में लिखने का एक सबसे बड़ा तो लिंक यही होता है कि उसे कनेक्ट करना पड़ता है।
पाठकों के अंदर ये जिज्ञासा जगानी पड़ती है कि वो अगले पार्ट को पढ़ें किसी भी हालत में। वो पहले पार्ट का एंड करते करते उनके अंदर ये एक फीलिंग्स आ जाए कि हमें अगले पार्ट को कैसे भी करके पढ़ना है, जब भी आएगी हमें जरूर पढ़ना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस है। हेलो। जी मैम जी। ओके ओके। तो सर, जैसा कि हमने आपकी बुक के बारे में जाना, आपकी 5 सीरीज पे आप काम कर रहे हैं, इसके 4th सीरीज पे आप अभी वर्क कर रहे हैं और बाकी सीरीज पे आपकी एडिटिंग का काम चल रहा है। इसके पहले सर, आपकी पहली बुक के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा कहा कि आप इसके पहले भी आपकी कई बुक प्रकाशित हो चुकी है, पर नॉवल के रूप में आप इसे ही मानते हैं, ऐसा क्यों आपने कहा सर? तो हम इसे जानना चाहेंगे। जी, इससे पहले 16 साल की एज में मैंने एक बुक लिखी थी, मेरी आत्मा के अनुभवों का आईना। तो दूसरी बुक उसके साथ साथ मैंने लिखी, अदृश्य शक्तियों का अद्भुत संसार। मतलब जो हमें दुनिया चलाती है, एक्चुअली हम सामने होता है, हमारे अंदर गुस्सा होता है, वो दिखाई किसी को नहीं देता, लेकिन वो पावर हमें चलाती रहती है। हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लेकिन गुस्से में हम कहीं ठोक देते हैं। तो वो पावर यस। हमारे ऊपर बहुत तरह काम करती है। तो मैंने उस बुक में इतने डिटेल से एक चीज लिखी है कि इनविजिबल पावर्स हमारे ऊपर बहुत काम करती है, हमारी पवित्रता किस तरह काम करती है, हमारा गुस्सा, हमारी दया। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी चीज को देख के हमें दया आती है, तो वो हमें रुकने पे मजबूर कर देती है। हम उस चीज को रुकें, उसका साथ दें, किसी की हेल्प करें। तो बहुत बचपन से ये सब चीजें मेरे मन में थी। तो ये 2 किताबें मैंने लिखी, ये पब्लिश की। लेकिन फिर वही किस्मत की बात है, किसी ना किसी रीजन से एक ऐसे मंच पे नहीं आ पाई जहां इसको होना चाहिए, इन चीजों को। जिस तरह कछुओं का महायुद्ध एक बहुत बड़े अंजुमन प्रकाशन जैसे मंच पे आया और ये दुनिया के सामने है, लेकिन वो किताबें नहीं आ पाई। जबकि एक लेखक के लिए बहुत मुश्किल होता है वर्ल्ड बुक फेयर में खुद का स्टॉल लगाना, पूरी दुनिया के सामने आके खड़े होना, उनका जवाब देना। लेकिन मैंने अपने जीवन में कोशिश की है। लेकिन वैसा वो अचीवमेंट अभी तक शायद मैं नहीं पा पाया हूँ जो मुझे पा लेना चाहिए था इस एज में। तो जर्नी है, अभी देखो कितनी लंबी होगी और कहाँ तक मैं पहुंचता हूँ, ये तो भगवान ही जानता है। बहुत आगे तक जाएंगे सर, आप इस जर्नी में बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसा हमें होप है। तो सर, जैसे कि आपने हमें अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया है, और अभी आप बुक लिखने के अलावा क्या काम करते हैं सर? आपका क्या लॉजिकल प्रोफेशन यही है, या अभी किसी और ये बहुत प्रोफेशन में भी आप काम कर रहे हैं? अच्छा सवाल किया आपने। अगर कछुओं का महायुद्ध कोई पढ़ता है तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, मेरे मन में था, ये शायद मेरे दिमाग से अभी निकल गया था, आपने पूछा तो मुझे ध्यान आ गया। ओके। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनी हैं, अक्षरधाम बने हैं, गोल्डन टेम्पल बना है। दुनिया में जब कोई इतनी बड़ी चीज बनती है तो उस इंसान को हमेशा याद रखा जाता है। तो कछुओं के महायुद्ध की शुरुआत भी एक मंदिर से ही हुई है। और अगर दुनिया देखती है कि अक्षरधाम किस तरह बना है, किसी को नहीं पता। वो बन के सामने तो आ गया, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो स्वामी नारायण जी हैं उन्होंने किस तरह की जिंदगी दी, वो किसी को नहीं पता। लेकिन लेकिन कछुओं का महायुद्ध लिखने के पीछे मकसद क्या है वो मैं बताता हूँ। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, उनका नाम किरण है, और जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसका भी नाम किरण था। तो ये 2 नाम मेरी जिंदगी में बहुत मैटर करते हैं। भगवान शिव से मैं प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। तो इन 3 नामों से मिलके राज किरणेश्वर महालिंगम बना, जो मेरी जिंदगी का मकसद है कि हरियाणा में एक ऐसा मंदिर बनना चाहिए जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखोगे, अगर हिंदुस्तान की बात करोगे, हिंदुस्तान के हर स्टेट में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हरियाणा के टूरिज्म पे अगर आप बात करोगे, हरियाणा के टूरिज्म में कभी कोई चीज नहीं बनी है जो साल भर तक लोगों के लिए खुली है। या कोई भी चीज जहां अगर आप छुट्टियां बिताने का मन किया, आपके मन में आएगा दिल्ली घूम लेते हैं, साउथ इंडिया चले जाते हैं, आप पहाड़ों में चले जाओगे, आप दुबई जाओगे, न्यूयॉर्क सिटी जाओगे, फ्रांस जाओगे, पेरिस जाओगे, रोम जाओगे। लेकिन हरियाणा में क्या होता है कि चलो मामा के घर जाते हैं। ये बात ओके। हमेशा मन में खलती रही है। और मैं सीएम तक से, हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन तक से बात बोल चुका हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद यही है, मैं राज की मिशन महालिंगम भगवान शिव का मंदिर में बनाऊं। तो दुनिया देखेगी
कि एक 800 करोड़ रुपए चाहे 1000 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए का मंदिर हो, मैटर नहीं करता, लेकिन उस मंदिर को बनाने की शुरुआत कैसे होती है देखें। कि जिस तरह मैंने अपनी बुक के लिए संघर्ष किया है और आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो मंदिर किस तरह शुरुआत होती है, उसके पीछे मेहनत कितनी होती है, किसी इंसान का स्ट्रगल कितना है। तो राज किरणेश्वर महालिंगम के बनने के पीछे का स्ट्रगल ये है जो आप लोगों के मैं सामने हूं। मेरी बुक से जो मैं पैसा कमाऊंगा या जब इस पे फिल्म बनेगी, तो सिर्फ मेरा मकसद है मैं अपने जीवन में कुछ करके मरूं। मैं ये नहीं चाहता मैं शादी करूं, बच्चे हों और मैं जिंदगी खत्म कर दूं। मेरी जिंदगी का मकसद है कि जब मैं मरूं तो मेरे पीछे दुनिया याद करे कि रजनीश मित्तल एक इंसान था जिसने राज किरणेश्वर महालिंगम बनाया। तो इस बुक का मकसद भी ये है और मेरी जिंदगी का भी मकसद यही है। सर ऐसा जरूर होगा, हमें होप है कि ऐसा जरूर होगा। जी तो और सर, तो हम ये जानना चाहेंगे अब आपसे कि आपकी पहला पार्ट जो कछुओं का महायुद्ध का पहला पार्ट है, उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको व्यूअर्स की तरफ से और रीडर्स की तरफ से? देखो, आप कोई भी उस रिस्पॉन्स को देके कितना ओवरवेलमिंग है? सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मैं पीछे हूं, या अभी तक मैं वो मार्केटिंग नहीं कर पाया जो इसको रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले 17-18 सालों में जितनी किताबें पढ़ी हैं, शायद कोई पीएचडी करने वाला भी इतनी किताबें नहीं पढ़ता। और कोई कह देता है मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने पीएचडी कर ली, और एक किसी टॉपिक पे वो पीएचडी करके थीसिस लिख के बुक लिख के वो डॉक्टर की उपाधि ले लेता है। लेकिन एक राइटर के बारे में सोचो, वो कितनी बड़ी चीज लिखता है। फर्क इतना होता है, उनके पास एक पीएचडी की डिग्री हो जाती है, राइटर के पास कुछ नहीं है। राइटर आज स्ट्रगल कहीं ना कहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। रिस्पॉन्स अच्छा है, जिस इंसान ने पढ़ी है वो जरूर ये बात बोलता है कि अच्छी लिखी गई है। उसके कवर पे बहुत अच्छा है, उसकी थीम बहुत अच्छी है कि हिंदुस्तान में ये चीज कभी नहीं लिखी गई है। हम हिंदुस्तान के चाहे किसी लेखक की मैं बात कर लूं, मैंने बहुत बड़े बड़े लेखकों की बात की है, फेमस लेखकों को पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है, या जिस भी बड़े लेखक की मैं बात करता हूं जिसका नाम जुबान पे आता है, मैंने तकरीबन 800 से ज्यादा किताबें, 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं अपनी लाइफ में। मैं 500 पेजों की बुक को शायद 5-6 दिन में पढ़ लेता हूं। तो मैंने उन सब को पढ़ने के बाद जो एनालाइज किया है कि कहीं ना कहीं मैंने इतना अलग टॉपिक लिखा है, इतनी अच्छी चीज लिखी है, जिसको पढ़ना चाहिए, जिससे बच्चों में संस्कार आए। मैं हिंदुओं की बात करता हूं, हिंदू धर्म में आज लोग अपने हिंदू धर्म के बारे में भूल चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं, वो स्थापित क्यों हुए, उनका महत्व क्या है, उनकी यात्रा करने का महत्व क्या है। और तो और कई ऐसे बड़े लेखकों की मैं बात करता हूँ, 70 जिनकी एज, शिव परिवार की बात करते हैं तो उनको ये नहीं पता शिव परिवार में जो 6 मुख का एक प्रतिमा स्थापित है वो कौन है। वो उनको ब्रह्मा जी मान लेते हैं, जबकि शिव परिवार में ब्रह्मा का मतलब ही नहीं है मौजूद होने का। वहां पे वो भगवान कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के बेटे हैं। तो ये सब मेरे मन में बातें चल रही थी जब मैं इस बुक को लिख रहा था, कि मैं पूरी दुनिया को नहीं इसका मतलब बताऊं कि भगवान शिव का महत्व हिंदू धर्म में कितना, और धर्म को जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। अगर धर्म नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सब चीजें मैंने लिखी। अच्छा, कई बार हिंदू धर्म के बारे में दूसरे धर्म में कई बार ऐसी बातें बोल दी जाती है, भगवान शिव का लिंग तो लिंग का प्रतीक होता है, उनके जो नीचे वाला हिस्सा है माता पार्वती की योनि वाला हिस्सा है। तो ये सब चीजें में ये मिथक जो है, ये गलत चीजें जो धारणाएं बना दी गई हैं या सोची गई हैं, तो इन सब को मिटाने के लिए मैंने ऐसी चीज लिखी है जिसे पूरी दुनिया में स्थापित होगा हिंदू धर्म कितना बड़ा है। कि लिंग भगवान शिव के लिंग का प्रतीक नहीं, उनके सूचक है, जो सिंबल होता है। तो ये सब चीजें मैंने इसमें लिखी है। और जब अगर कोई पढ़ेगा इसको तो पता लगेगा कि गन्नौर एग्जिस्ट करता है, सोनीपत शहर एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान में, इस दुनिया में।
जिस तरह आज जेके रोलिंग जहां बैठ के बुक लिखती थी, आज वो टूरिस्ट प्लेस बन गया है। तो मेरा मेरा यकीन है, मुझे बहुत यकीन है, मेरा मन जो कहता है गन्नौर जहां मैं रहता हूं, जो मेरी जन्म भूमि है, जहां पे राजकिनेश्वर महालिंगम बनना है, वो एक दिन दुनिया का टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। जरूर होगा सर, ऐसा जरूर होगा। वी होप कि ऐसा ही होगा जरूर। जी, मेरा बहुत मन है और कि दुनिया इसको पढ़े, जो इसको देखे, हमारे अंजुमन प्रकाशन का हर राइटर जो उसका व्यूअर है, और सिर्फ अंजुमन प्रकाशन का ही नहीं, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान का हर इंसान इसको पढ़े, कि कछुओं का महायुद्ध सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, वो एक लव स्टोरी है, वो हिंदू धर्म है अपने आप में। अगर कोई वेद नहीं पढ़ना चाहता, कोई पुराण नहीं पढ़ना चाहता, कोई उपनिषद नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं कहता हूं कछुओं का महायुद्ध पढ़ो। हिंदू धर्म की कल्पनाओं के बारे में पता लगेगा, हिंदू धर्म कितना बड़ा है। आज तक दुनिया दुनिया कितना खुश होके देखती है। आप हैरी पॉटर देखो, बहुत दुनिया खुश होके पढ़ती है, उसको देखने जाती है। नहीं सच में। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया को आप देखोगे, आप सिटी ऑफ गोल्ड को देखोगे, कसेंड्रा क्लार्क उनकी राइटर है, लेकिन राइटर को नहीं जानता कोई। लेकिन मैं चाहता हूं दुनिया उस राइटर को जाने जो एक्चुअली जड़ होती है किसी फिल्म की, किसी दुनिया की। आपने आपने बाहुबली को देखा, लेकिन शायद आप नहीं जानते हो कि उनके राइटर कौन है। ये सच में मैं नहीं जानती हूँ उनके राइटर कौन है। तो ये चीज मेरे मन में उठती है। उनके राइटर जी। आनंद नीलकंठन है, ओ। जिन्होंने जिन्होंने 3 पार्ट ऑलरेडी लिख दिए हैं। बाहुबली का तीसरा पार्ट भी आएगा, मैं बहुत कनेक्ट रहता हूं उनसे, कई बार मैंने देखा है। तो तो मैं चाहता हूं जहां से शुरुआत होती है किसी उपन्यास की, मन में देखो सबसे पहले एक लेखक देखता है कि एक फिल्म किस तरह बननी है। एक लेखक ने, जेके रोलिंग ने, पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। जी। करोड़ों बच्चों के लिए उन्होंने कैसी संजीवनी बुक का आविष्कार किया, लिख डाली हैरी पॉटर। बच्चों का भविष्य तो बदला ही बदला, उनको एक बहुत अलग दुनिया देखने को मिली। लेकिन जी सोचो जी उससे जरूर सर जरूर। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने करोड़ों लोगों को उससे अपनी अपनी जीविका चलने को मिली, कितनी बड़ी उस पे फिल्म बनी। आज हैरी पॉटर स्टूडियो है जो अरबों रुपए का है। तो मैं ये चीज बदलना चाहता हूं हिंदुस्तान में। और मैं शायद सरकार से, अगर अगर हिंदुस्तान की सरकार तक मेरी बात पहुंचे, हरियाणा की सरकार तक मेरी बात पहुंचे, तो मैं कहना चाहूंगा कि राइटर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि एक राइटर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और जेके रोलिंग ने ये चीज करके दिखाई है कि उन्होंने जिसको 15 20 या 30 पब्लिशर्स ने नकार दिया था, तो कहां गए, सबने नकार दिया कि ये चीज नहीं कामयाब हो सकती। लेकिन उसके बावजूद वो इंसान कामयाब हुई और उसने इतिहास रचा। तो एक लेखक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सरकारें आए, सब प्रकाशक एक होके आए, तो ये बहुत बड़ी बात बन सकती है। हिंदुस्तान की चीजें वर्ल्ड लेवल पे जा सकती हैं। क्योंकि जो मैंने नोवेल लिखा है, ये इसका कद मैं बता देना चाहता हूं। नहीं पढ़ा लोगों ने, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा कि हर इंसान पढ़ेगा इसको। हिंदुस्तान के हर बच्चे के हाथ में एक दिन कछुओं का महायुद्ध होगा। और मैं बता सर दूं हैट्स आप, ऑफ टू योर काम। मैं आपको बता दूं, अगर आप जितनी कोशिश मैंने की है, अगर हरियाणा के सीएम हाउस तक में आप फोन करोगे, हिंदुस्तान के किसी पब्लिशर को आप फोन करोगे, आप बोलोगे कछुओं का महायुद्ध का नाम सुना है आपने, तो वो बोलेगा रजनीश मित्तल ने लिखा है। ओके। जी, ग्रेट कोशिशें ग्रेट। बहुत की है। तो मतलब कछुओं का महायुद्ध इतनी बड़ी चीज है, जितनी बड़ी हैरी पॉटर है, जितनी बड़ी नार्निया है। मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी कहानी को आप जब पढ़ोगे, इतनी बड़ी है। तो कछुओं के महायुद्ध का कछुआ इतना बड़ा है, जब वो अमृत पी लेता है अगर उसके सामने डायनासोर आता है, वो उसको लात मार के उड़ा देता है। क्योंकि उसकी कल्पना कितनी बड़ी ग्रेट। होगी। तो मैं समझ सकती हूँ आपके व्यूअर जब रीडर्स बुक पढ़ेंगे तो उन्हें कैसा एक्सपीरियंस होगा। एक फिक्शन स्टोरी को इस लेवल पे ब्रॉड होते हुए देखना बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो सर। जी।
तो सर जैसे कि आपने अभी बताया हमें कि आप 500 के पेजेस की किताब, आपने अभी से आप बोला है कि आप 500 पेजेस की किताब 2 से 4 दिन में खत्म कर देते हैं, तो जो कि रीसेंट बुक कौन सी होगी, हम ये भी जानना चाहेंगे। रीसेंट बुक कौन सी अभी आपने पढ़ के खत्म की है? अभी अभी बहुत सारी किताबें एक्चुअली जब कोई इंटरेस्ट बनता है किसी बुक में तो वो होती है कि उसको पढ़ते चले जाएं। लेकिन अभी कोई बुक ही ऐसी नहीं आ रही है जिसको पढ़ने की मुझे जरूरत महसूस हो, क्योंकि ओशो की तकरीबन 75 बुक्स हिंदी में हैं, वो सारी मैंने पढ़ ली हैं। अगर मैं मुंशी प्रेमचंद की किताबें बोलूं वो सब मैंने पढ़ ली हैं। हिंदुस्तान के अगर फेमस जितने राइटर हैं, आप चेतन भगत का नाम ले सकते हो, अमीश त्रिपाठी का नाम ले सकते हो। हमारे अंजुमन प्रकाशन के बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, रणक्षेत्रम है, उत्कर्ष श्रीवास्तव जी की हैं शायद वो। मतलब जितने उनके मतलब जितने पांचाली नाम है वो मैंने पढ़ ली है। मतलब बहुत अच्छी किताबें जो अंजुमन प्रकाशन से आई हैं मैंने कुछ दिन में ही पढ़ ली हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो होती हैं। तो अभी मुझे नहीं लग रहा अभी कोई रिसेंटली कोई बुक आई है। एक हमारे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी किताब थी एक आतंकवादी का प्रेम कहानी। जी विनीत कुमार जी हैं झारखंड से, तो उनकी सब जी किताबें जी। मैंने पढ़ ली हैं। और बहुत कोशिश मैं कर रहा हूं कि हॉलीवुड बॉलीवुड में उन पे शायद फिल्म की एक सीरीज आ सकती है। एक नक्सली का मौन प्रेम है, उस पे बात चल रही है। एक मेरे फ्रेंड है बॉम्बे के, तो मैं बॉम्बे गया था अभी रिसेंटली, 2 महीने वहां रह के मैं वापस आया हूँ। तो वहां पे भी मैंने कोशिश की कि मैं फिल्मों से जुड़ूं, क्योंकि जब तक हमारी किताबों पे फिल्म नहीं बनती तो दुनिया उसको नहीं देख पाती। बहुत सारे और बहुत लेखक लोग हैं जो लोग बहुत लोग हैं जो वीडियोग्राफी पे ज्यादा बिलीव करते हैं और रीडिंग पे कम, लेकिन फिर भी वो जब उन्हें पता चलता है कि ये एक बुक से इंस्पायर्ड है तो उन्हें पता चलता है ऑथर का और राइटर का नेम, एंड देन उसके बाद लोग उस बुक को पढ़ने जाते हैं। जी तो एग्जैक्टली। ये मान के चलो, अगर बाहुबली जैसी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के राइटर को हम नहीं जानते, तो सोचो हमें भी कौन जानता होगा। हमें तो बहुत बड़ा एग्जैक्टली। संघर्ष करना है। अभी बहुत बड़े लेवल पे बहुत टाइम लगता है इन चीजों में। क्योंकि आज आज जो जितना मैंने समझा, 17 साल की जो मेरी जर्नी रही है पब्लिशिंग सेक्टर में, राइटिंग सेक्टर में, तो मैंने देखा है पब्लिशर के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। मैं अपने व्यूअर को बता देना चाहता हूं जो वो देख रहे हैं कि पब्लिशर सिर्फ एक पब्लिशर नहीं होता, उसके ऊपर प्रेशर कितना होता है। पॉलिटिकल प्रेशर तक मैंने देखा है। जो बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े पब्लिशरों की, मैं हिंदी पब्लिशरों की बात करता हूं जहां मैंने काम भी किया है, तो वो लोग 3 3 4 4 साल किसी आम लेखक की बुक को पब्लिश नहीं करते हैं। उनकी दुविधा बताता हूं, क्योंकि आज जी आज जो हर एक एक बड़ा पॉलिटिशियन हुआ या कन्हैया कुमार जैसे लोग हुए जो हिंदू धर्म के लिए सब खिलाफ बोलते रहते हैं, तो आप देखोगे उनकी बुक भी पब्लिश हो जाती है। लोग तुरंत उनके ऊपर एक बुक लिख देते हैं और वो हिट हो जाती है, क्योंकि उनके पास राजनीतिक शक्तियां होती है जो एक पब्लिशर के ऊपर प्रेशर डलवाते हॉट हैं। टॉपिक्स, जिसे हम लोग हॉट टॉपिक्स कहते हैं, और हॉट टॉपिक्स के चीजें वायरल होने में जो टाइम लगता है सर, आजकल जी। सोशल मीडिया भी यही चीज कहता है। लेकिन जब एक अच्छी चीज लिखी जाती है ना, उसको वायरल होने में, उसको प्रसिद्धि पाने में, उसको कामयाब होने में बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि गलत रास्ते पे दुनिया में जब जाता है, कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, कोई तिरंगा उल्टा करके अगर मैं छत पे लटका दूं, मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगा। जी लेकिन जरूर। लेकिन एक अच्छे वे में जब मैं चाहता हूं मैं दुनिया को कुछ अच्छा करके दिखाऊं, तो मैं गलत रास्ते पे कभी जाना ही नहीं चाहता। फेमस होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आप किसी मोदी के खिलाफ बोल दो, आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल दो, आप महिलाओं के खिलाफ बोल दो, वो आदमी चुटकियों में फेमस हो जाएगा। लेकिन जब कोई अच्छी चीज लिखी जाती है, कोई अच्छा काम करने चलता है, तो उसको फेमस होने में बड़ा टाइम लगता है। तो शायद वही टाइम मेरे कछुओं के महायुद्ध को लग रहा है थोड़ा। लेकिन मेरा ओके, मानना है वो जल्दी हो जाऊंगा। जरूर हो जाएंगे सर, जरूर हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन पावर होती है, वो जरूर वर्क करेगी। तो सर जैसे कि अभी आपने पॉलिटिक्स की बात कर रही है, और हमारे आज 10th of March है, हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आके आपने वोट दिया है? जी हाँ, एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो अभी हरियाणा के इलेक्शनों में टाइम है। ओह, जी। ओके ओके ओके।
तो कोई इशू नहीं है सर। तो मेरा सवाल थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। जी जी, आप हम्म। कहिए। तो नहीं, इससे इससे रिलेटेड भी मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। हरियाणा और जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, मैं उनकी नॉलेज के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने एक चीज बहुत अच्छी की है, लोरी कंपटीशन आया है। आप देशभक्ति का गीत लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हालांकि उसकी डेट चली गई है, लेकिन ये हमारे लिए ओके। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी हरियाणा की गवर्नमेंट स्टेट सॉन्ग लिखवा रही है, यूपी गवर्नमेंट लिखवा रही है, और नेशनल लेवल के लिए भी देशभक्ति गीत लिखे जा रहे हैं। अगर हम लेखक लोग सब लोग मिलके बहुत अच्छी रचना कर देते हैं तो भगवान करे हम बहुत कामयाब हो सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। एक किसान होता है वो खेत में काम करता है, एक एक जवान होता है सीमाओं पे काम करता है, लेकिन एक लेखक होता है जो दिलों के लिए काम करता है। देशभक्ति को जगाने का जज्बा एक लेखक काम करता है। अगर दुनिया का कोई गीत लिखा ही ना गया हो तो उसको संगीत ही नहीं दिया जा सकता। तो लेखक का इतना महत्व होता है। अगर आप गीत लिख दो, अभी मैंने रिसेंटली, हालांकि मैंने तो 7 साल पहले लिख दिया है हरियाणा का स्टेट सॉन्ग, लेकिन उसको सिलेक्ट करने में ही टाइम लग रहा है। तो हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग जब अगले सेशन में मिले तो हरियाणा का स्टेट सॉन्ग सिलेक्ट हो गया हो और भगवान करो मेरा सिलेक्ट हुआ हो, क्योंकि हरियाणा में बहुत कम ही लेखक हैं। जितना मैंने पढ़ा है, जिनसे मैंने बात की थी कला और संस्कृति विभाग में, जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया 300 साढ़े 300 एंट्रियां हुई है जो इस साल हुई, पिछले साल हुई 2021 में। लेकिन जो मैंने लिख दिया 2015 में ही लिख दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि शायद बहुत जल्दी मैं एक ऐसे किताब के साथ आप लोगों के सामने पेश हूं कि जहां मेरा नाम हो, हरियाणा का राज्य गीत रजनीश मित्तल ने लिखा है। ऐसा ही होगा सर, जरूर ऐसा होगा। तो सर, जैसा कि हम आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे जान रहे थे कि आपके अभी सेम कछुओं का महायुद्ध पर ही फोर्थ पार्ट के ऊपर आपका काम चल रहा है, उसके अलावा आपके कोई और फ्यूचर प्लान जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं? जी, एक एक मास्टरपीस जिसे कहते हैं इंसान। देखो, मेरे पास एक और बुक मैंने लिखी थी, अम, अदृश्य शक्तियों का अद्भुत संसार, मेरी आत्मा के अनुभवों का आईना, नारी एक कैदी, औरत एक कैदी, ये बुक भी मैंने लिखी थी। एक लड़की पूरी जिंदगी ना अपनी मजबूरियों में किस तरह कैद रहती है। बचपन में उसको सिखाने के लिए उसको इच्छाओं को कैद कर दिया जाता है कि घर बेटी घर का काम सीख, तुझे आगे जाना है, अभी काम सीखना पड़ेगा। हालांकि आज थोड़ा परसेप्शन चेंज हुआ है, आज वर्किंग वूमेन बन गई है लेडी, आज वो जॉब करने लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पहनावे को लेके कैद किया जाता है कि इस तरह नहीं पहनना है बेटा तुझे। आगे जाती है, जब शादी हो जाती है तो अपनी पति की इच्छाओं में कैद हो जाती है। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं को मारती है एक औरत। तो उस पे मैंने एक बुक लिखी है, औरत एक कैदी। इसके अलावा मैंने एक बुक लिखी थी जो 2014 की मैं बात कर रहा हूं कि मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में अपनी बुक्स की मतलब एग्जीबिशन लगाई थी। तो जी। मैंने वहां एक बुक लिखी थी, एक जादुई पिटारा। तो उसकी कीमत 300 करोड़ रुपए मैंने रखी थी। देखो, सब हैरान रह जाते कैसे हैं सर? कि एक बुक की कीमत किस तरह 300 करोड़ रुपए हो सकती है। तो मैं जो इंसान देख रहा है, तो सोचने की क्षमता हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। हिंदुस्तान में ये चीज है ना, बहुत अजीब लगती है कि 300 करोड़ रुपए की बुक कैसे हो सकती है। तो मान के चलो व्हाट्सएप अगर हिंदुस्तान में बनता तो उसको शायद 2 लाख रुपए दिए जाते, लेकिन वो फॉरेन में बना, उसको 19 बिलियन डॉलर मिले, क्योंकि उनको उस चीज की वैल्यू पता है। एक लेखक की किताब की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। हम 300 रुपए किसी 150 रुपए किसी बुक की वैल्यू किस तरह रखते हैं, हम जज करते हैं इतने में सेल होनी चाहिए। तो हम कहते हैं 300 रुपए का ऐसा क्या है उस बुक में, उसकी कीमत 300 रुपए रखी गई है। लेकिन जब मैंने लिखी 2014 में लगभग 2 लाख लोगों ने मेरी बुक को देखा वर्ल्ड बुक फेयर में। तो वो पूछते थे भाई 300 करोड़ रुपए क्या भाई चीज है, या तो लेखक पागल हो गया है ये बुक, या क्या चीज है इसमें, कितनी अजीब चीज है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं एक आइडिया दुनिया का बहुत बड़ी चीज होती है। उसमें वो 15 कहानियां थी,
जिसपे 15 उपन्यास नहीं 15 सीरीज लिखी जा सकती है। उसमें ऐसी 15 कहानियां थी जिसमें 15 सीरीज लिखी जा सकती है। जी, उस जो स्टोरी बुक थी एक जादुई पिटारा, उसकी एक कहानी थी कछुओं का महायुद्ध। ओके, जिसमें इस पे आपने 5। जी उस एक कहानी के ऊपर मैं 5 नोवेल लिख रहा हूं। उसमें ऐसी 14 कहानियां और हैं अभी। तो देखो फ्यूचर प्रोजेक्ट उन सब पे मुझे उपन्यास लिखने हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे पास इतनी कहानियां हैं। अभी मैं बॉम्बे गया, वहां 2 महीने में रहा, तो मैंने तकरीबन वहां पे 18 फिल्मों की कहानियां लिखी। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज लिखी। और वहां पे जो मैंने गंदगी देखी बॉम्बे में, मैं आपको बताऊं कितना बड़ा ड्रग्स चलता है वहां पे, किस कैसी दुनिया है वहां की, कितनी गंदी दुनिया है, और स्टारडम के पीछे कितनी गलत दुनिया होती है, उसके ऊपर मैं एक बुक मतलब कहानी मैंने लिख दी है, द ब्लैक पेजेस ऑफ स्टारडम, स्टारडम के काले पन्ने। तो ये भी मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट आप मानो कि मैं इसके ऊपर बुक लिखूंगा, कि जो लोग बॉम्बे जाना चाहता है एक्चुअली उसको नहीं पता वहां पे क्या दिक्कत होती है, किस तरह जिंदगी, हम लोग स्टारडम के पीछे तो भाग जो रहे चीजें हैं। सामने से दिखती हैं, जो चीजें सामने से दिखती हैं उसके अंदर काफी सारे कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। हमें उन चीजों को जान के ही आगे स्टेप बढ़ाना चाहिए। तो मैं वही चीज दुनिया को बताना चाहता हूं, हम स्टारडम के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या है वो लोग नहीं जानते। अगर आप फेमस हो जाते हो, जिंदगी में रोटी खाना बहुत शांति से बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन स्टार जब बन जाते हैं इंसान, वो उसकी जिंदगी नहीं रह जाती, वो पब्लिक बन जाती है। जब वो चलता है ना तो उसको खाने तक की मजबूरियां बन जाती, वो चीज मैंने वहां देखी। तो ये भी मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है, मैं बहुत अच्छी एक बुक इस पे भी लिखूंगा, द ब्लैक पेजेस ऑफ स्टारडम। और कछुओं का महायुद्ध चल रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारी फिल्मों के लिए भी लिखूंगा, मैं वेब सीरीज लिखूंगा। अभी मैंने बल्कि एक सबमिट कराई थी शाकुंतलम फिल्म से, तो बहुत अच्छे उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट दिए हैं, टीवी पे, जी पे, सोनी पे उसके काफी सारे प्रोग्राम्स आते हैं। तो उनसे जब मेरी बात हुई, मैंने उनके लिए एक वेब सीरीज लिखी थी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हालांकि पता नहीं वो अभी वो सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, वो अभी मतलब बात चल रही है वहां पे। प्रोसेसिंग में है। लेकिन जी, लेकिन मैं उन पे भी काम कर रहा हूँ वेब सीरीज पे, जिनके मैं 20-20 से 30 एपिसोड तक लिखता हूँ। और लेकिन सबसे जो मैं अपनी जिंदगी का मैं मास्टरपीस जो मैं बताना चाहता हूँ, और जिसपे मैं ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका हूँ, वो मेरी बुक है जो मैं लिख रहा हूं। मैं कभी जिंदगी में ना मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया, तो वो बुक भी मैं पैसे के लिए नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं नोबेल प्राइज के लिए लिख रहा हूं। मेरे पिता मेरी जिंदगी बदल सकते थे, माई फादर कुड चेंज माई लाइफ। अगर मेरी जिंदगी का मास्टरपीस होगा तो ये होगा। हालांकि कछुओं का महायुद्ध एक बहुत बड़ी सीरीज है, जिसपे मैं चाहता हूं हॉलीवुड में फिल्म बन जाए, लेकिन लेकिन एक लेखक के तौर पे अगर मेरे को दुनिया याद करे, तो मैं चाहूंगा इस किताब को दुनिया का हर इंसान पढ़े, कि मेरे पिता मेरी जिंदगी बदल सकते थे। तो जब वो आप लोगों के सामने वो चीज आएगी, तब शायद आप लोगों को लगे वो मेरे अंदर का एहसास क्या है, जो इस चीज को मैं अपना मास्टरपीस कह रहा हूं। जब वो लिखी एग्जैक्टली जाएगी, वही। जब वो लिखी जाएगी, जब वो पढ़ी जाएगी, जब दुनिया के सामने आएगी, तो शायद हिंदुस्तान में एक नोबेल प्राइज मेरी बुक के लिए आए। ओके सर, तो हम बहुत बहुत होप करते हैं कि ये सारी चीजें, जैसा कि आप अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी सब सफल हो जाएंगी। और आपके जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, आशा करते हैं कि वो अंजुमन प्रकाशन से ही दोबारा प्रकाशित होंगे। और थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूअर्स से इतनी और हमसे इतनी बातें करने के लिए। आप हमारे व्यूअर्स से और कुछ कहना चाहेंगे, और अंजुमन प्रकाशन से आप और कुछ कहना चाहेंगे, तो प्लीज कंटिन्यू एंड यही, देन। जो इंसान मुझे देखे, अभी देख रहा है या बाद में देखे, कि जिंदगी में सपने इतने बड़े देखो कि आप उनको पूरा ना कर पाओ। ताकि हिम्मत ना हारो कभी। अगर मान लो आपने भगवान को पा लिया, उसके बाद क्या? आप जितने गुरुओं को देखते हो, जितने आज किसी भी धर्म के गुरु हैं जो बात बताते हैं, आप अच्छे कर्म करो, आप ये करो, आप वो करो, तो आप भगवान को पा लोगे। मैं पूछता हूं, अगर मान लिया जाए मैंने भगवान को पा लिया, अब करने को कुछ रह ही नहीं जाएगा।
जी सही बात है। तो मैं दुनिया को कहना चाहूंगा, जिंदगी में बड़े बनने का ख्वाब जरूर देखो, लेकिन अपनी छोटी छोटी खुशियां बर्बाद मत करो। क्योंकि एक उम्र बीत जाने के बाद आप लोगों को लगेगा हमने कुछ भी नहीं पाया, और जब वो चीज मिलेगी तो वो बेहतरहीन हो जाएगी हमारे लिए। तो मैं कहता हूँ सपने जरूर देखो, लेकिन अपनी जिंदगी को खराब करने के बाद उस सपनों का मूल्य नहीं रहता। तो उसके लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस ना करे कोई। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी मन की जो बातें हैं, हालांकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल चली जाती हैं कहीं ना कहीं, या दर्शन की दुनिया में चली जाती हैं। ये शायद एक सही मंच नहीं होगा उन बातों को कहने के लिए, क्योंकि यहाँ एक लेखक एक प्रकाशक से बात कर रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये लाइव सेशन रखा और मैं अपनी मन की बात कह पाया, अपने कछुओं के महायुद्ध के बारे में बता पाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के जैसे आपकी प्लानिंग है वैसे ही सक्सेसफुल रहे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी।